दोस्तों, एक ऐसा स्थान जहां आपको जमीन पर पेशाब करने की अनुमति नहीं है और आपको पेशाब और मल को अलग अलग बाल्टियों में करना होगा। जाहिर तौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए आसान हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका पर जीवन कितना दुर्गम है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अंटार्कटिका जैसी दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर लोग और वैज्ञानिक कैसे रह पाते हैं और यहाँ का जीवन चक्र कैसा रहता है। दोस्तों, हम अंटार्कटिका को एक विशाल जमी हुई खाली बंजर भूमि मानते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमारे ग्रह के दक्षिणी छोर पर स्थित महाद्वीप के बारे में ऐसी धारणा रखते हैं तो आप सही है। यह वास्तव में उतना ही विशाल, जमा हुआ और किसी भी चीज से भरा हुआ नहीं है जितना आप सोचते हैं। रेगिस्तानों की तरह लोग वहाँ रहते हैं और काम करते हैं। सबसे दक्षिणी महाद्वीप के मामले में वहाँ के मनुष्यों में ज्यादातर ध्रुवीय शोधकर्ता शामिल है, जिससे साइंटिस्ट को स्पेस ऑब्जर्वेशन में मदद मिलती है। साइंटिस्ट रिसर्चर्स अंटार्कटिका में नए जीवों की तलाश, पृथ्वी के जलवायु इतिहास से जुड़े डेटा, बदलते पर्यावरण के संकेतों और इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। और ड्राइवर, मैकेनिक, रसोईया, पायलट और इलेक्ट्रीशियन जो उनका समर्थन करते हैं और अनुसंधान स्टेशनों को चालू रखते हैं। तो आइए जानते हैं ग्रह पर सबसे दूरस्थ स्थान पर रहना और काम करना कैसा है। अंटार्कटिका में रहने और काम करने के लिए कुछ अलग तरीके हैं। अंटार्कटिका में 75 व्यक्तिगत अनुसंधान केंद्र हैं और वे 30 देशों द्वारा चलाए जाते हैं। इन साइंटिफिक स्टेशन में 45 साल भर एक्टिव रूप से काम करते हैं। शोधकर्ता सबसे पहले अपना सामान राष्ट्रद्वीप पर यूएस मैकमुर्डो स्टेशन जैसे बेस पर भेजते हैं। एक बार जब वे अंटार्कटिका फील्ड के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें उनके सामान के साथ एक विमान में ले जाया जाता है और छोड़ दिया जाता है अंटार्कटिका में। कुछ शोधकर्ता जहाजों पर काम करते हैं, लेकिन सभी जहाज अनुसंधान जहाज नहीं होते। ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के दौरान क्रूज जहाज नियमित रूप से अर्जेंटीना से प्रस्थान करते हैं और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के सिरे तक यात्रा करते हैं, जिसे अंटार्कटिका का कैला बेल्ट माना जाता है। यह महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत गर्म है और यह वह जगह है जहां लगभग सभी वन्य जीव रहते हैं। अंटार्कटिका पर लगभग हर कोई तंग क्वार्टरों, तंबू, शयन गृह और जहाजों पर रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम लोग सर्दियों में रहते हैं और इस महाद्वीप में कोई मूल निवासी आबादी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी पैदा नहीं हुआ। आसपास कोई बच्चे नहीं है और किसी के पास वहाँ का ज्यादा इतिहास नहीं है। ध्रुवीय शोधकर्ता और अंटार्कटिक अनुसंधान के वैज्ञानिक कहते हैं अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन एक सुदूर खनन शहर की तरह है, क्योंकि यह किसी का स्थायी घर नहीं है, इसलिए यह हर किसी का घर है। हर कोई बहुत मददगार है और हर कोई वहाँ आकर उत्साहित और भाग्यशाली महसूस करता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के दौरान 24 घंटे दिन का उजाला रहता है। अस्थायी निवासी बहुत काम करते हैं, लेकिन अपने खाली समय में वे बार, कॉफी शॉप घूमते हैं, मूवी देखने जाते हैं, सामान्य खेल खेलते हैं। अफसोस की बात है कि अमेरिकी नौसेना ने 1960 के दशक में मैकमुर्डो में जो बॉलिंग एली बनाई थी वह 2009 में बंद हो गई। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ 5 मिनट में मौसम बदल सकता है। दोस्तों, जॉर्जिया विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग में प्रोफेसर एमेरिट्स डॉक्टर डेविड डलमेयर ने छोटे अंटार्कटिक क्रूज जहाजों पर प्रकृतिवादी रूप में 20 साल बिताए। उन्होंने क्षेत्र के भूविज्ञान का अध्ययन करने के साथ साथ बर्फ पर कुछ फील्ड सीजन भी बिताए। वह कहते हैं, फील्ड में मेरा पहला दिन हमें मैकमुर्डो से 600 मील अंदर छोड़ दिया गया। हमने विमान को कुछ दूरी पर एक छोटे से धब्बे में तब्दील होते देखा और हम अपनी फील्ड साइट की ओर चल पड़े। बहुत जल्द हवा चल पड़ी, घना कोहरा छा गया और अचानक मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी ही पटरियों पर चल रहे हैं और हम गोल गोल घूम रहे हैं। हमने इसे बंद कर दिया, आपातकालीन तंबू लगाए और हम 2.5 दिनों तक वहीं बैठे। मैं कहूंगा कि हवा आसानी से 50 समुद्री मील थी। दोस्तों, ये कहना था डेविड डलमेयर का। अब अगर आप अंटार्कटिका में हैं तो आपको अपने बेस्ट मटेरियल की सामग्री को मातृभूमि में भेजने की आवश्यकता हो सकती है। इस पर निर्भर करते हुए आपका कार्य क्षेत्र कहाँ है, आपको बर्फ में शौचालय करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। लेकिन बेसमैन की टीम, जिसका क्षेत्र अनुसंधान मैकमुर्डो सूखी घाटियों में था, महाद्वीप के संरक्षित 2% हिस्सा जो बर्फ और बर्फ से ढका नहीं है, को अपना सारा मानव अपशिष्ट वापस संयुक्त राज्य अमेरिका भेजना पड़ा। वह कहते हैं, आप जमीन पर पेशाब नहीं कर सकते और आपको पेशाब और मल को अलग अलग बाल्टियों में करना होगा। जाहिर तौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए आसान हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका पर जीवन कितना दुर्गम है, जहाँ कोई गंध भी नहीं है। दोस्तों, अंटार्कटिका में लगभग कुछ गंध भी नहीं आती। उस जगह पर बदबू फैलाने वाले कोई पौधे या जानवर नहीं है। बेसमैन कहते हैं, जब हम मैकमुर्डो से न्यूजीलैंड के विमान से वापस आ रहे थे, लगभग 3/4 रास्ता तय कर चुके थे, तो हम पौधों को सूंघना शुरू कर चुके थे। हमारे सूंघने की क्षमता इतनी असंवेदनशील हो गई थी कि हवा में परागकणों की गंध हमारे ऊपर हावी होने लगी थी और यह विश्वसनीय था। अब दोस्तों, इतना कठिन एनवायरनमेंट होने के बाद भी क्या आप अंटार्कटिका में छुट्टियां मना सकते हैं? बर्फ, पानी, पेंगुइन अंटार्कटिका का आकर्षण है। सबसे दक्षिणी महाद्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। बर्फ और बर्फ का इसका विशाल परिदृश्य, साथ ही इसके वन्य जीव आबादी प्रकृति प्रेमी छुट्टियों और पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो कायाकिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग जैसी गतिविधि का आनंद लेते हैं। अन्य लोग बस एक क्रूज जहाज पर सवार होकर क्षेत्र में तैरते रहते हैं। कारण चाहे जो भी हो, लोग अंटार्कटिका आते हैं, आ रहे हैं और यह कुछ विवाद का कारण बन रहा है। लेकिन इससे पहले हम इसमें उतरे, आइए अंटार्कटिका के बारे में कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित एक भूमि का समूह है और इसमें पृथ्वी के अन्य किसी भी स्थान की तुलना में अधिक बर्फ है। दरअसल इसकी 99.5% भूमि बर्फ से ढकी हुई है। आर्कटिक सर्दियों के दौरान महाद्वीप को ढकने वाली बर्फ की चादर और भी बड़ी हो जाती है। 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला अंटार्कटिका हमारा 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिण अमेरिका और यूरोप के बीच में आता है। इसका आकार लगभग गोलाकार है, जिसका एक हाथ दक्षिणी अमेरिका की ओर फैला हुआ है। यही कारण है कि अंटार्कटिका की कई यात्राएं अर्जेंटीना से शुरू होती हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि अपने सबसे गर्म अवधि नवंबर से फरवरी के दौरान अंटार्कटिका का तापमान ज्यादातर शून्य के नीचे रहता है। सर्दियों के दौरान उनका तापमान 0 से -68 डिग्री
सेल्सियस के नीचे तक गिर सकता है। इस महाद्वीप में कम वर्षा होती है और इसकी बर्फ सूखी और खस्ता है। इसकी लगातार तेज और तूफानी हवाएं 321 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती हैं। स्वाभाविक रूप से मनुष्यों और अधिकांश जानवरों के लिए दुर्गम अंटार्कटिका की 19वीं शताब्दी तक औपचारिक रूप से खोज भी नहीं हुई थी। हालांकि आज कई वैज्ञानिक शोधकर्ता अंटार्कटिका को अपना अस्थायी घर कहते हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र और मूल जीवन का अध्ययन करते समय विशेष सुविधाओं में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अंटार्कटिका पर किस प्रकार का जीवन है? दोस्तों, कठोर जलवायु और परिदृश्य अधिकांश भूमि पशु जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि समुद्र एक अलग कहानी है। दक्षिणी महासागर पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरपूर है। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध राजदूत पेंगुइन है। दोस्तों, चूंकि अंटार्कटिका में कोई मानव निवासी नहीं है, इसलिए कई देशों ने इस पर अपना दावा किया, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और नॉर्वे देश शामिल हैं। हालांकि 1959 में अंटार्कटिका संधि की शर्तों में कहा गया कि यह महाद्वीप पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आरक्षित है। यह अंटार्कटिका को युद्ध मुक्त और परमाणु मुक्त क्षेत्र भी रखता है। फिलहाल इस संधि पर 47 देशों के हस्ताक्षर हैं। अब आइए जानते हैं उन लोगों को जो इस महाद्वीप पर वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, इस बर्फीले क्षेत्र में उनके लिए क्या क्या साधन मौजूद हैं। अंटार्कटिका में छुट्टियां बिताने का पहला कदम वहां पहुंचना है, या किसी कमर्शियल हवाई अड्डे या अंदर बाहर जाने योग्य राजमार्गों के लिए संभावित स्थान नहीं है। अंटार्कटिका की अधिकांश यात्रा समुद्र के रास्ते या बहुत कम बार छोटे विमान से होती है। पर्यटक जहाज आमतौर पर दक्षिणी अर्जेंटीना या चिली के माध्यम से अंटार्कटिका की यात्रा शुरू करते हैं, जो महाद्वीप तक आसान समुद्री पहुंच वाले देश हैं। पहले कमर्शियल क्रूज जहाज ने 1969 में अंटार्कटिका का दौरा किया था। तब से इस क्षेत्र में पर्यटन की वृद्धि हुई है। 1990 के दशक की शुरुआत में इस महाद्वीप में प्रतिवर्ष लगभग 9,000 पर्यटक आते थे। 2007 से 2008 की अवधि में यह संख्या 46,000 से अधिक हो गई। इन संख्याओं में हवाई, जमीन या समुद्र से आने वाले लोग भी शामिल हैं। बढ़ते पर्यटन उद्योग की चिंताओं से निपटने के लिए 1991 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अंटार्कटिका टूर ऑपरेटर्स IATO का गठन किया गया। इसका मिशन अंटार्कटिक क्षेत्र में नैतिक और सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा देना है। इसमें 102 टूर कंपनी के सदस्य शामिल हैं। अंटार्कटिक में पर्यटन अधिकतर नवंबर और मार्च के बीच में होता है। तब तापमान अधिक गर्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बर्फ की चादर छोटी हो जाती है। इस प्रकार जहाज अधिक आसानी से क्षेत्र से गुजर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अंटार्कटिका के बारे में शॉर्ट में जाना। यहाँ का जीवन यापन कैसा है, इसके बारे में कहने को बहुत कुछ है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।